प्रदीप भाटी जी, मतलब फिर वही बात घूमकर आ रही है कि इसका दूरगामी परिणाम नजर आएगा जो अभी कई लोग नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, हम देख रहे हैं पिछले 11 साल से बहुत दूरगामी परिणाम आ रहे हैं, लेकिन दो चार चीज़ आपको समझनी जरूरी। किसी भी विकसित भारत बनाने के लिए भी आपको किसान, गरीब, एमएसएमईज और आपके मिडिल क्लास, इन सब के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए था इस बजट के अंदर। किसानों की अगर आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर की देखें तो लगभग एवरेज ग्रोथ जो है पिछले 10-11 साल की मोदी सरकार की, वो 4% के आसपास जाके लुढ़क जाती है। और जब तक एग्रीकल्चर ग्रोथ 6% से 8% नहीं पहुंचेगी, विकसित भारत नहीं बनेगा उस डेडलाइन में। दूसरी बात, 2014 का इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लिए, डबल डिजिट ग्रोथ लेके आएंगे। आज तक आई डबल डिजिट ग्रोथ इनकी? आप देखिए, कंपैरिजन भी अगर कर लेना पिछली सरकार से भी आप, तो ये हर आंकड़े में फेल होंगे। CAGR ऑफ नॉमिनल GDP आप देख लीजिए, वहां पे फेल होंगे। पर कैपिटा एवरेज ग्रोथ, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, सारे आंकड़े एवरेज, क्योंकि 10 और 11 साल का कार्यकाल रहा है दोनों का। तो आप देख लीजिए एवरेज ग्रोथ में ये वहां पे आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में आप आ जाइए, मैन्युफैक्चरिंग जहां घट रही है, MSMEs खत्म हो गई हैं। अभी बात कर रहे थे 12%, इनकी एवरेज मैन्युफैक्चरिंग मतलब ग्रोथ आपको किसी भी सेक्टर में कहीं नौकरी रोजगार सुनिए, बस 2-4 पॉइंट्स बोल देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 12%, तो अब 11-12% की बात हो रही है। इनकी तो एवरेज ग्रोथ थी UPA की 11 से 12%, और इनकी एवरेज ग्रोथ 8% है। GDP में कहीं ना कहीं MSME का शेयर कम होता जा रहा है। एक्सपोर्ट जो मेन ड्राइवर थे एम्प्लॉयमेंट के, अभी बात हो रही थी कैपेक्स बढ़ गया। कैपेक्स क्या 11 साल से नहीं बढ़ रहा है क्या? कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा? अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप बात करें, अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 30% है। और आपके अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों के अगर आप बाजीगरी करना चाहें तो महंगाई का भी अगर आप कंपाउंडेड इन्फ्लेशन चेक करें तो कंपाउंडेड इन्फ्लेशन 165% खुद गवर्नमेंट कह रही है कंपाउंडेड इंटरेस्ट। मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है, फूड इन्फ्लेशन 14% है। तो ये सब आंकड़े नहीं है। आप किसी महीने से किसी ईयर को जोड़ के और आप आंकड़े निकाल के अपनी वाहवाही लूटना चाहें, जुड़ चुके हैं। शशांक, क्या मैं रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले के मट्टू सर, क्या ये बजट इतना खराब है जो विपक्ष बता रहा है और इसमें 0 नंबर दे रहा है, कह रहे कुछ भी नहीं है, किसी भी वर्ग, किसी तबके के लिए कुछ है नहीं इस बजट में, इतना बुरा है? देखिए, हम हर एक चीज, हर एक सेक्टर को कुछ ना कुछ उम्मीद है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये बजट जो है ना, वो एक अनार और 100 बीमार वाली बात है, और सबको हर बजट में हमेशा कवर नहीं किया जा सकता। ये एक यात्रा है, कुछ सेक्रीफाइस हमारे से पहली वाली जनरेशन है उसने भी किया, हमें भी करना है, ताकि हमारा फ्यूचर, हमारी आने वाली जनरेशन जो है इसका लाभ ले सके। अब हम ये नहीं कह सकते, अब जैसे आपको पता 80 करोड़ लोग हमारे फूड सिक्योरिटी में आज हैं, ये आंकड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है, कमियां हैं, कमियां हर एक सिस्टम में, कोई बजट परफेक्ट नहीं होता। जहां तक अब जैसे नौकरियां इज ऑल्सो मतलब एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत इशू भी है, गंभीर इशू है। पर यह कहना कि MSME सेक्टर में, देखिए आज की उद्यम पोर्टल एक ओपन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है MSME का, जिसमें 3.8 करोड़ यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं, और एक दूसरा है माइक्रो यूनिट्स का उद्यम असिस्ट, उसमें जो है उसमें भी 3 करोड़ से ज्यादा 2.72 करोड़ है टोटल यूनिट जो है। 6.5 करोड़ यूनिट्स है, जिसमें 28 करोड़ लोगों को लगभग एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है। देखिए, आफ्टर ऑल सरकार रिसोर्सेज कहां से आएगी जब उसकी, अब जैसे GST में उन्होंने इतना आउटगो किया, ये जो GST में रिलीफ मिला 5-6 लाख करोड़ का, सपोज अगर GST रेट कम नहीं होते, वही रेट आज बड़े होते। आप कहते हैं आम आदमी की थाली जो है वो होगी भी। आपने पहले फूड प्राइसेस में कितना GST से बेनिफिट मिला, आज आपके मतलब आपका GST मेडिकल पे, उस पे खाने की चीजों पे, उस पे कई वैरायटी ऑफ उसमें कम हुआ है, और उसका डायरेक्ट लाभ हमें ही मिला। मैं शशांक का रुख करूंगा। शशांक, ये बताइए, जो शुरुआत में अभी ईशान त्यागी जी ने कहा कि बजट का सबसे पहला असर तो नजर आ गया बाजार के सेंटीमेंट में, क्या कह रहा है आपके मुताबिक बाजार का सेंटीमेंट? क्योंकि हमने देखा है बाजार को गोता लगाते हुए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बाजार का सेंटीमेंट है वो तो न्यूट्रल टू नेगेटिव जा रहा है। देखिए, सबसे सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि कैपेक्स इज इंक्रीजिंग। अगर आप 14-15 से स्टार्ट करेंगे, 2 लाख करोड़ से लेकर के आज 12 लाख करोड़ के आसपास कैपेक्स इंक्रीज हो गया है। सो सिमिलर कंट्रीब्यूशन वहाँ पे प्राइवेट सेगमेंट का भी है। इस पूरे ड्यूरेशन में प्राइवेट सेगमेंट कंपनीज जितनी भी हैं, उनका एक रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, बट क्या उसी रेशियो में उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है या घटा है? सो आई एम सेइंग कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उनका कैपेक्स है वो अभी बढ़ा नहीं है, इंक्रीज नहीं हुआ है। सो ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट होता है लोगों के बीच में।
जी। मेरे हिसाब से जब तक एक कैपेक्स बना, मार्केट करेक्शन होगा आपके हिसाब से? देखिए, ये कहना कुछ जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी होगा। अभी आज का सेंटीमेंट्स एक बहुत ही जल्दबाजी का सेंटीमेंट था, बट यस, अगर कंट्रीब्यूशन आया प्राइवेट सेक्टर का, यानी कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जी। है, अगर कंट्रीब्यूशन होगा तभी कुछ होगा। ठीक है। कुलदीप कुमार जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, ममता बनर्जी ने कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है इस बजट के लिए, उसमें से 2-3 शब्द हैं जिसमें इसे एंटी विमेन बताया गया है, एंटी ओबीसी बताया गया है, एंटी एससी, एंटी एसटी। मतलब इतना सूक्ष्म विश्लेषण कर दिया ममता दीदी ने कि एंटी ओबीसी, एंटी एसटी, एंटी एससी। आपको लग रहा है कि ये सारी बातें हैं इस बजट में? देखिए, बिल्कुल प्रत्युष जी, बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसे कि सरकार कहती है विकास का बजट है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सरकार किसके विकास की बात कर रही है? ना तो इसमें महंगाई का जिक्र है, ना बेरोजगारी की बात है। सरकार ने महंगाई पर, बेरोजगारी पर चुप्पी साधी हुई है। सरकार में बात नहीं करना चाहती है। सरकार SC ST के बजट में कटौती करती है, सरकार महिलाओं के बजट में कटौती करने का काम करती है। और सरकार ने जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया है, आज आम जन जो महंगाई की मार से परेशान है। लेकिन सरकार के बजट में कहीं आपको दिखाई दिया? सरकार के बजट के अंदर कॉर्पोरेट को तो छूट दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, लेकिन गरीब आदमी को वही महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही है, महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य लेना पड़ रहा है। सरकार का उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और दूसरी बात, मोदी सरकार की जितनी योजना है ना, ये हवाई ज्यादा होती हैं, इनमें बातें बड़ी बड़ी होती हैं, जमीन पर निराधार होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार की 6 फ्लैगशिप योजनाएं थी, जिनमें 36,500 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करने का काम किया। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान मोदी सरकार की योजना थी, 5800 करोड़ का फंड जारी किया गया, मात्र 2200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 9700 करोड़ रुपए जारी किए गए और मात्र 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। HRD योजना में 248 करोड़ रुपए, खर्च 32 करोड़ रुपए। अमृत योजना 8400 करोड़ रुपए, खर्च 2400 करोड़ रुपए। अंत्योदय योजना 1500 करोड़ रुपए, खर्च हुए 848 करोड़ रुपए। यह सवाल है कि यह सरकार जो फंड का अलॉटमेंट कर देती है, बड़े बड़े विज्ञापन दे देती है, बाद में खर्चा तो पता है कितना किया। तो आप अपनी PR मैनेजमेंट करने के लिए, आप अपना बड़ा बड़ा दिखाने के लिए, आप बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाने का काम करते हो और सारी की सारी योजनाएं आपकी आज अधूरी पड़ी हुई हैं। जैसे आप एक देख लीजिए, जैसे बुलेट ट्रेन की योजना का क्या हुआ इन सरकार का, ये बताए कहां पहुंची? आज तक भी मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन का ट्रायल नहीं करा पाए। ये स्वास्थ्य योजना में 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड पंजाब की सरकार ने देने का काम किया। ऐसी योजना लेके आए मोदी सरकार देश के लिए? क्यों नहीं लेके आ रही है? आज लोगों को महंगी महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही है, इलाज इतना महंगा होता जा रहा है, उस पर सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? रोजगार पर सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती है? आज 2 करोड़ रोजगार की बात सरकार ने कही थी, उसकी बात नहीं कर रही है सरकार। तो सरकार को बात करनी पड़ेगी। आप देखिए ना, आज ही बजट आ रहा है और LPG का सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया।